वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड यानी रक्त। तो रक्त को यानी ब्लड को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड से जुड़ा हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि खून का थक्का कैसे बनता है। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप RH फैक्टर के बारे में, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ब्लड ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ उसका संभावित बच्चा जो है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ब्लड को टोटली 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 ब्लड है ना। तो ब्लड का अध्ययन जो है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। दोनों कह सकते हैं, सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी जो है ब्लड का अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड जो होता है एक प्राकृतिक कोलाइड है यानी नेचुरल कोलाइड है। तो सबसे पहले समझते हैं कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड वह अघुलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। कोलाइड क्या कहते हैं? वह ऐसा सॉल्यूशन कहते हैं जिस सॉल्यूशन में अघुलनशील पदार्थ यानी अघुलनशील कण मिले होते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइड। तो कोलाइड के बारे में हम जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कोलाइड क्या होता है। आघूर्णनशील पदार्थ जो किसी भी सॉल्यूशन में होता है, किसी भी द्रव में प्रेजेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। तो ब्लड भी क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखा जाए ब्लड जो होता है मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें एक तरल पार्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और एक होता है सॉलिड, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड में, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें तैरते रहता है, ठीक है। तो जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में मिला हुआ वो अघुलनशील होते हैं। और हम क्या बताएं कोलाइड क्या होता है कि किसी भी द्रव में जब अघुलनशील पदार्थ यानी कण मौजूद हो जो घुलने वाला ना हो, उसी सॉल्यूशन को कोलाइड कहते हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं ब्लड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक का। यानी ब्लड जो है कनेक्टिंग टिश्यू है और कनेक्टिंग टिश्यू उसे बोलते हैं जो हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ के रखता है। तो ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। अब बात कर लेते हैं पीएच का। पीएच का मान, अगर पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। पीएच का वैल्यू जो होता है ब्लड का 7.4 होता है, जो कि क्षार नेचर का होता है। तो जो भी किसी चीज का पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है वो कहलाता है क्षार, और 7 से कम हो तो एसिड कहलाता है, और 7 हो तो न्यूट्रल कहलाता है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, यानी 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षार नेचर का होता है, यानी अल्कलाइन नेचर का होता है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट का। तो मेल में जो होता है 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर के अप्रोक्स होता है। तो जो फीमेल में होता है थोड़ा सा मेल के मुकाबले कम होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से आरबीसी में कमी होती है, यानी रेड ब्लड सेल में भी कमी होती है। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कमी होती है, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की कमी होती है एज कम्पेयर टू मेल। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में अगर हम बात करें तो बोन मेरो में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? बोन मेरो। जो हड्डियों के बीच में जो रेड गूदा टाइप का होता है ना, उसी को बोन मेरो कहा जाता है, यानी उसे अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। तो जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है। जैसे आप चिकन खाते होंगे तो चिकन की हड्डी जो होती है उसमें जब आप दबाते होंगे, चबाते होंगे, तो उसमें देखते होंगे रेड कलर का एक पेस्ट होता है, यानी गूदा होता है, उसी को बोन मेरो कहा जाता है। तो उसी में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जो पूछा जाता है सवाल कि जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो होता है बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। जो एडल्ट के तो बात समझ में आया। लेकिन जो भ्रूण है, ठीक है, जो माँ के पेट में पल रहा है भ्रूण है, उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ठीक है। उसकी तो हड्डियां नहीं होती है, और अगर हड्डियां होती भी है तो बहुत कमजोर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिधर मुड़ो उधर मुड़ जाता है। तो उसकी ब्लड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? तो उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में, ठीक है। मिसोड्रम, लीवर में एक पार्ट होता है मिसोड्रम। तो मिसोड्रम में ही क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आप लीवर याद रख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं? 3 महीने का है तब भी भ्रूण कहलाएगा, 9 महीने का है तब भी भ्रूण कहलाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा तब वो बच्चा कहलाएगा। तो जो एम्ब्रियो होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में, यानी
जो लीवर में एक जगह होता है मेसोड्रम, वहाँ पे। तो आप बेसिकली लीवर याद रख सकते हैं, ठीक है। और एडल्ट में जो ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मेरो में। अब बात कर लेते हैं स्टोर। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड का जो स्टोर होता है वो हार्ट में होता है। नहीं बबुआ, ब्लड का स्टोर जो होता है हार्ट में नहीं होता। अगर हार्ट में स्टोर होता तो आदमी उठ जाता, हार्ट अटैक हो जाता, ठीक है। तो ब्लड का जो स्टोर होता है वो होता है स्प्लीन में, तिल्ली में, जो हमारे पेट के लेफ्ट साइड में होती है ना तिल्ली, स्प्लीन, वहीं पे ब्लड का स्टोर होता है, ब्लड जमा होता है, जिसे तिल्ली कहा जाता है ना। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ब्लड बैंक जमा होता है। अब इसको बोला जाता है ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है, यानी कब्र भी बोला जाता है। तो स्प्लीन को, तिल्ली को कब्र भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी होते हैं वो मरने के बाद इसी स्प्लीन में, इसी तीली में आके जमा हो जाता है, इसीलिए इसे कब्रगाह भी बोला जाता है, यानी स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है और ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यानी फैट, ठीक है। ये बहुत ससुरा बहुत गंदा चीज है, इंसान को ऊपर ले जाता है, हार्ट अटैक करवा देता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही गंदा चीज है। तो कोलेस्ट्रॉल यानी फैट भी है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरह का फैट होता है, ये भी ब्लड में मिला हुआ था, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अप टू 200 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज होता है अप टू 200 ग्राम डेसीलीटर। अगर 200 ग्राम पर डेसीलीटर तक है अगर आपके ब्लड में फैट मौजूद, तब तो नॉर्मल है। अगर ये ससुरा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे अगर बढ़ने लगा तो फिर आपके जो हार्ट के जो आर्टरी है, नसें हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर फाइनली आपको हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा तेल वाला सामान, रेड मीट और बाहर के पकवान, तेल से बना हुआ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सब अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो सब ज़्यादा खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल बढ़ता जाएगा और 200 से ज़्यादा हो जाएगा। और 200 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो हार्ट की जो नसें हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर फाइनली आपको एक ऐसा दिन आएगा हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल रेंज क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 200 ग्राम पर डेसी लीटर है ना। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को फुल शॉर्ट फॉर्म में एच बी लिखा जाता है, एच बी। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो मेल में जो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्या होता है? एक यूनिट होता है। अब जब आप लैब में जाएंगे ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के लिए तो वो डेसीलीटर में ही मेजर करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। मेल का थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल का थोड़ा कम होता है। ऐसा कम क्यों होता है फीमेल में? देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन भी मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है? आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन मिला होता है। तो मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका 14 ग्राम पर डेसीलीटर के अप्रोक्स होता है। और फीमेल जो होती है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से रेड ब्लड सेल में कमी होती है। अगर रेड ब्लड सेल ही कम है तो क्या होगा? आपका खून का जो फॉर्मेशन होगा कम होगा। तो इसीलिए फीमेल में क्या होता है? थोड़ा पुरुष के मुकाबले कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कमी भी होती है और आयरन की भी कमी होती है, ठीक है। इसलिए देखते होंगे कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसका बॉडी जो होता है, शरीर होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और फीमेल जो होती है, फीमेल की जो शरीर होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। एक मेल को और एक फीमेल को अगर सेम पंच किया जाए, सेम मुक्का मारा जाए, तो मेल को उतना चोट नहीं लगता, लेकिन फीमेल को ज़्यादा चोट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका आयरन का मात्रा कम होता है और हीमोग्लोबिन भी क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण। क्या है? रक्त परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है कि ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उसी को रक्त परिसंचरण की खोज, सॉरी, रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। यानी जो ब्लड होता है हमारे शरीर में क्या होता है? आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी पूरा शरीर में क्या हो रहा है? रक्त का परिसंचरण हो रहा है, मोशन हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, कभी भी रेस्ट में नहीं हो रहा है। अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। तो रेस्ट में क्या नहीं है, हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो इसका जो रक्त परिसंचरण का जो सबसे पहले खोज किया था, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिसका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ही रक्त परिसंचरण का खोज किया था। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो कार्य होते हैं,
टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करते हैं। ब्लड जो होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल यानी तापमान को नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करते हैं। जैसा कि देखते होंगे कि जिस हमारा शरीर क्या होता है 120 से जाता है तो 80 से आता है, 120 से जाता है तो 180 से क्या आता है खून वापस आता है, इसी को क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमारी जो शरीर में खून जो है गति करती है तो उस गति का एक निश्चित स्पीड है, यानी 120 से जाती है, 120 से जाता है तो 80 से क्या आता है वापस आता है, उसी को क्या बोलते हैं बीपी, उसी को क्या बोलते हैं बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी 120 से जाता है तो 80 से आता है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ब्लड क्या काम करता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल करके रखता है और वो 37 डिग्री में कंट्रोल करके रखता है। अब जानते हैं हम लोग कि जिस चीज में गति हो उसमें क्या होता है उष्मा डेवलप होता है, यानी उष्मा होता है। जिस चीज में भी गति हो उसमें क्या होता है उष्मा होता है। जैसे आप दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है हीट जनरेट हो रहा है, उष्मा उष्मा उत्पन्न हो रही है। कब तक उष्मा उत्पन्न होगी, जब तक इसको हम रगड़ते रहेंगे। रगड़ना छोड़ देंगे इसमें हीट का जनरेशन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा उष्मा की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारा ब्लड क्या होता है जब तक चल रहा है तब तक क्या होता है गर्म होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे ही हमारा शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो हमारा शरीर जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जैसे इसीलिए देखते होंगे कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो शरीर होता है धीरे 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 ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में जो खून का संचरण होता है, फ्लो ऑफ ब्लड होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जमना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है उसमें जो हीट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फाइनली बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्लड का कार्य क्या है, तापमान यानी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, कितने पे 37 डिग्री पे। अब बात करते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं उसको क्या करता है डाइजेस्ट करके पचा करके जो भी एनर्जी सम होते हैं जैसे मिनरल्स होते हैं विटामिन होते हैं उसको ब्लड में मिला दिया जाता है और वही ब्लड क्या करता है पूरे शरीर को पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं गैसों का भी परिवहन करता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है हम लोग लेते हैं पूरे शरीर में ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वापिस बाहर निकालता है। तो ब्लड का काम है गैसों का ट्रांसमिशन भी करना, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। अब बात करते हैं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। जो भी ब्लड में जो गंदे चीजें मिली होती हैं, ठीक है, गंदे ब्लड जो होते हैं उसमें बहुत सारी गंदगी मिली होती है, तो उस गंदगी को भी क्या करता है बाहर नहीं निकालता है, लेकिन पूरे शरीर में उसको क्या करता है दौड़ाते रहता है। पूरे शरीर में क्या करता है ऊपर से नीचे उसको दौड़ाते रहता है और किडनी के पास भी ले जाता है। किडनी जो होता है जो जो भी गंदी चीजें होती है खून से वो खींच के निकाल लेता है और फाइनली क्या होता है उसे उत्सर्जन के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि ब्लड का दो काम है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है, और परिवहन करना। तो परिवहन में आप देख सकते हैं तीन समझ सकते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। तो ये था मुख्यतः ब्लड का काम, तापमान को नियंत्रण करना और परिवहन। परिवहन में तीन, जैसे पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। ये था हमारा ब्लड से जुड़ा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें मिली होती है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था उसको बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें मिली होती है। तो बेसिकली ब्लड में जो होता है दो चीजें मिली होती है, प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 60% होता है और लिक्विड पार्ट होता है। दूसरा होता है कार्पलस जिसे रुधिराणु भी कहते हैं, जो कि पूरे ब्लड का 40% मिला होता है, जो कि सोलिड पार्ट होता है यानी सोलिड पार्टिकल्स होते हैं। और यही सोलिड पार्टिकल्स जो होते हैं यानी सरप्लस सरप्लस जो होते हैं, यही सोलिड पार्ट जो होते हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं ना। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के साथ फ्लो होते रहते हैं। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 60% होता है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है। अब ये प्लाज्मा में दो तरीके का खास प्रोटीन मिला होता है, ठीक है, जिसे फाइब्रिनोजेन और प्रोथोमिन कहते हैं ना। तो किसी भी ब्लड के प्लाज्मा में ये दो खास तरीके का प्रोटीन मिला होता है,
यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इनका काम है कि प्लाज्मा को यानी खून को क्या करना, गाढ़ा बनाए रखना। तो बेसिकली ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं खून को गाढ़ा बना के रखने का काम करते हैं। अगर किसी ब्लड के प्लाज्मा से ये प्रोटीन अगर हम निकाल दें, स्पेशली फाइब्रोनिजोन, ठीक है, स्पेशली फाइब्रिनोजेन को अगर हम निकाल दें तो वो जो प्लाज्मा हो जाएगा वो हल्का पीला हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा और पीला हो जाएगा। एक्चुअली प्लाज्मा तो पीला ही होता है, लेकिन फाइब्रिनोजोन के निकालने की वजह से प्लाज्मा जो है पतला हो जाता है और ज्यादा पीला हो जाता है। उसी को सीरम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम क्या होता है, पतला पीला पदार्थ होता है, ठीक है। सीरम क्या होता है, पतला पीले वाले तरल पदार्थ को ही सीरम कहते हैं। तो हम लोग कोई भी बीमारी का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड जब लेता है तो ब्लड लेने के बाद जो पतला सा जो पीला कलर का जो सीरम बनता है, उसी से हमारी बीमारी का पहचान होता है, उसी से हमारी बीमारी का जांच होता है, सीरम से, ठीक है। तो फाइब्रिनोजोन और प्रोथ्रोम्बिन जो है गाढ़ा करने का काम करता है। अगर हम इसको निकाल देंगे किसी भी प्लाज्मा से तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा पीला हो जाएगा और पतला हो जाएगा, उसी को सीरम कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करप्लस का। तो करप्लस जो होते हैं, करप्लस में तीन चीजें मिली होती है, जिसे आरबीसी बोलते हैं, और रेड ब्लड करप्लस, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड करप्लस, और प्लेटलेट्स। तो सरप्लस जो होते हैं रुधिराणु में तीन चीजें मिली होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में अब चलिए देखते हैं। तो आरबीसी का अगर हम टेक्निकल यानी बायोलॉजिकल नाम देखें तो इसका नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट है। अगर हम बात करें संख्या की, तो संख्या अगर आरबीसी की अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट में होता है, किसी भी ब्लड में आरबीसी जो होते हैं कितना अमाउंट में नॉर्मली होते हैं, तो इसकी जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है। कितना होती है, 50 लाख, यानी 5 मिलियन होती है, ठीक है। और अगर इसकी जीवन काल की अगर हम बात करें कि कितने दिनों तक जिंदा रहता है, तो ये 120 दिनों तक। अब अगर वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें हम, व्हाइट ब्लड करप्लस की, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो इसकी जो संख्या होती है ब्लड में वो होती है 10,000 और इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का जो होता है थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है बायोलॉजिकल नेम, ये होता है 2 लाख, ठीक है। 2 लाख तक क्या होता है, अप टू 2 लाख होता है ना, अप टू 2 लाख अगर है आपके अंदर में, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या अप टू 2 लाख है तो अच्छा है, ठीक है, आपको बहुत ही ताकत देगा। और अगर प्लेटलेट्स कम हो गया तो आप एकदम, आपके शरीर में सुस्तीपन आ जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो जीवन काल होता है 7 डेज होता है, यानी 7 दिनों के बाद प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होता है 4 दिन के बाद ये भी मर जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। तो अब आपका सवाल होता है, अब आपका सवाल मन में उठता होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में 120 दिन, 4 दिन और 7 दिन के बाद ये सारे इन लोग का लाइफ जो होता है डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर ये जाता कहाँ पे है ब्लड में, ये फिर जाता कहाँ पे है ना। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए ये जाता कहाँ पे है, ये जाता कहीं पे नहीं है। ब्लड में क्या होता है, मरा हुआ चीज भी क्या होता है, पूरा घूम रहा होता है, पूरा क्या होता है, ऊपर से नीचे घूम रहा होता है। तो आरबीसी में जो होते हैं, ये जो आरबीसी जो होता है डेड हो जाने के बाद इसको क्या करता है, स्प्लीन जो तीली होता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। जो मरा हुआ आरबीसी होता है, रेड ब्लड करप्लस जो होता है, उसको तीली जो होता है खींच लेता है। इसीलिए तीली को ब्लड बैंक भी बोला जाता है और कब्रगाह भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो भी आरबीसी जो होते हैं डेड होते हैं उसको खींच लेने का काम करता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जब नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो इसको जो होता है, इसको लाइकोसोम जो होता है ना खा जाता है। क्या करता है, लाइकोसोम खा जाता है। जिस तरीके से किसी बीमारी को क्या करता है, खाने का काम करता है ना, तो ठीक उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अगर डेड हो गए हैं, ब्लड में मौजूद है, तो उसको लाइकोसोम जो है उसको क्या करेगा, खा करके नष्ट कर देगा, ठीक है, नष्ट कर देता है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इसका हम लोग बेसिक डिटेल्स पूरा डिफरेंस देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल्स देखते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लड कवर कर लिया। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हम लोगों ने पढ़ लिया। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो होता है, ब्लड मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। ऐसे तो बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन मुख्यतः दो मिला होता है, जिसमें पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सरप्लस यानी रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 60% होता है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और रुधिराणु जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, जो कि पूरे ब्लड का 40% होता है। अब रुधिराणु यानी सरप्लस में तीन चीजें मिली हुई होती है, आरबीसी रेड ब्लड कर्पल्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पल्स, और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने हल्का डिटेल चर्चा किया था। अब क्या करते हैं, आज हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो आरबीसी की अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले आरबीसी करते हैं। तो आरबीसी जो होता है आकार में गोल होता है, ठीक है। आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है और बीच में चपटा होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब अगर बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी जो है ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आरबीसी का जो है आकार बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी घटने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या होता है, घटने लगता है ऊंचाई पर जाने पर। इसीलिए देखते होंगे कि जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का साइज ऊपर जाने से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाता है। अब बात करें लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम जो है आरबीसी में नहीं होता है। लाइसोसोम जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम का काम है कि मरे हुए कोशिकाओं को खाकर खत्म करना, है ना। हमारे ब्लड में जो भी मरी हुई कोशिकाएं दौड़ रही होती है, उस कोशिकाओं को क्या करती है, लाइसोसोम खाकर खत्म करती है। लेकिन इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो फिर मरी हुई कोशिकाओं को कौन खाता है? सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिर लाइसोसोम नहीं होता है, यानी जो खाने वाला है मरी हुई कोशिकाओं को, वो तो है ही नहीं। तो फिर आरबीसी को, आरबीसी में जो भी डेड सेल होते हैं उसको कौन खाता है, कौन कैप्चर कर लेता है? तो आरबीसी का जो होता है मरे हुए सेल को स्प्लीन खाता है, यानी जो तिल्ली होता है ना, तिल्ली क्या होता है, खींच लेता है। इसीलिए स्प्लीन यानी तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है तिल्ली को। ये सवाल पूछा हुआ भी है ना, इसको याद रखिएगा कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। अब बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक जो होते हैं न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अंततः हम क्या कर सकते हैं, आरबीसी से हम डीएनए चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए इससे चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है किसी भी सेल के, किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में पाया जाता है, और इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है। जब केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए आरएनए होगा नहीं, और हम इंसान की पहचान, जो हम लोगों की पहचान होती है, वो डीएनए आरएनए से होगी। अगर कोई बोलेगा कि ब्लड का आरबीसी हम आपको निकाल के देते हैं, आप मेरा डीएनए आरएनए चेक करके पता कीजिए, तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जब केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए आरएनए नहीं होगा, और डीएनए आरएनए के बिना हमारी जांच नहीं हो सकती है। तो ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी एक बार पूछा गया था कि ब्लड में कौन सा ऐसा रुधिराणु का पार्ट है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब बात करते हैं रुधिराणु का 90% भाग होता है। आरबीसी जो होता है रुधिराणु का 90% भाग होता है। तो रुधिराणु में कौन कौन सा मिला होता है? आरबीसी, आरबीसी मिला होता है जो कि 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी जो कि 10,000 होता है संख्या, और प्लेटलेट्स 2 लाख होता है। तो अगर हम रुधिराणु की बात करें पूरे ओवरऑल का, तो 95% जो होता है ये होता है आरबीसी। 95% क्या होता है, 95% जो होता है आरबीसी होता है रुधिराणु का। अब बात कर लेते हैं कमी से क्या, एनीमिया।
क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। मान के चलिए देखिए, ब्लड ब्लड में क्या होता है? आरबीसी मिला हुआ था, आरबीसी मिला हुआ था, और आरबीसी है मतलब हीमोग्लोबिन है ना। अब हीमोग्लोबिन का मतलब है कि क्या, इसमें आयरन पाया जाता है, यानी लोहा। इसमें क्या हो गया है? आयरन, है ना। आयरन यानी एफी है, एफी है। जहां पे ब्लड है यानी आरबीसी है, आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन है, और अगर हीमोग्लोबिन है तो क्या होगा? आयरन उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है। तो आरबीसी का जो कलर होता है रेड होता है, क्यों? तो हीमोग्लोबिन के वजह से रेड होता है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किसके कमी से एनीमिया रोग होता है, किसके कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से भी हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से भी देता है, आरबीसी की कमी से या ब्लड की कमी से। इनमें से सभी होगा, अगर सारा ऑप्शन दिया हुआ तो उपरोक्त सभी। देखिए आयरन अगर नहीं होगा, आयरन अगर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो आरबीसी नहीं होगा, अगर आरबीसी नहीं होगा तो फिर ब्लड नहीं होगा। तो एनीमिया जो होता है किसके कारण होता है? एनीमिया किसके कारण होता है? आयरन की कमी बोल सकते हैं, या तो हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, या तो फिर आरबीसी की कमी बोल सकते हैं, या फिर ब्लड की कमी से बोल सकते हैं। ये सारे क्या है? सही ऑप्शन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है। इसीलिए देखते होंगे डॉक्टर लोग जिसमें आयरन की कमी होती है, एक आयरन का टैबलेट कैप्सूल दे देता है। ठीक है, आप 20 दिन खाइए, टनाटन हो जाइए। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। जी, डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। अगर इसकी आकार की बात करें तो अनिश्चित होती है, इरेगुलर शेप होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो बिल्कुल इरेगुलर होता है, इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। केंद्रक की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब जब केंद्रक पाया जाता है इससे हमको डीएनए चेक हो जाएगा, क्योंकि डीएनए चेक तब होता है जब उसमें आरएनए और डीएनए चेक होगा। ठीक है। आकार क्या होता है इसका? निश्चित होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है ना। जब केंद्रक पाया जाएगा तो इसमें डीएनए आरएनए होगा, इससे हमारा क्या है? डब्ल्यूबी से चेक हो सकता है, जबकि आरबीसी से हमारा चेक नहीं हो सकता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी से डीएनए आरएनए चेक हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। हमारे बाल की कोशिकाओं से, थूक से, नाखून से, इस सारे से डीएनए चेक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन सारे चीजों के कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है रोग से रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ये हमें रोगों से रक्षा करता है। जो बीमारी होता है ना, वायरस घुस जाता है, उसको बीमार होने से क्या करता है? उस वायरस की वजह से हमारा जो शरीर बीमार हो जाता है उससे हम लड़ता है, उससे हमें बचाता है। तो डब्ल्यूबीसी का अगर हम प्रकार की बात करें तो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एसोनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल और बेसोफिल का कोई खास काम नहीं है, इसीलिए इसको पहले साइड कर देते हैं। ठीक है। वैसे ये सारी चीजें मिली होती है डब्ल्यूबीसी में, ये सारा चीज मिल करके डब्ल्यूसी बनाता है ना, डब्ल्यूबीसी बनाता है, ये सारी चीजें मिलाता है। लेकिन इन तीनों का कोई खास काम नहीं होता है, बेसिकली ये तीन चीजों का बड़ा काम होता है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रक्षा करने का काम करता है। और एक लिम्फोसाइट होता है जो कि टी सेल का होता है। ठीक है, जिसे टी लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, जो कि टी आकार का होता है ना, एबीसीडी में जो टी होता है ना उसके आकार का होता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट भी इसको बोला जाता है या टी सेल बोला जाता है। और एक होता है मोनोसाइट जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिराणु में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो मोनोसाइट का होता है ना। अब चलिए इनका एक पार्टिकुलर फंक्शन समझते हैं कि क्या करता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है? मान के चलिए हमारे शरीर में कोई वायरस घुस गया। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे ही वायरस घुसता है, कुछ मच्छर काट लिया, कुछ कीड़ा काट लिया, या फिर किसी तरीके का कुछ वायरस हमारे बॉडी में घुस गया, तो जैसे ही हमारे बॉडी में वायरस घुसता है तो एंटीबॉडी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। समझे? एंटीबॉडी क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है और पूरा मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, कि कौन मेरे एरिया में घुस गया। तो ये एंटीबॉडी जो है तुरंत लिम्फोसाइट के पास चला जाता है। लिम्फोसाइट चचा को बोलता है, ए चचा लिम्फोसाइट उठिए, बॉडी में जो है हमारे एरिया में कुछ
अज्ञात लोग घुस गए हैं, उसको मारना है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है एंटीबॉडी कि लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट चचा उठिए, हमारे बॉडी में जो है अज्ञात लोग घुस गए हैं, उसको मार के भगाना है। तब फिर लिम्फोसाइट क्या करता है, कौन है, लिम्फोसाइट जो है पूरा धड़ाधड़ क्या करता है, उस वायरस को मारकर नष्ट कर देता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो हमारे वायरस को कौन मारता है, लिम्फोसाइट चचा, यानी लिम्फोसाइट टी सेल मारने का काम करता है। लेकिन एंटीबॉडी क्या करता है, उसको जगाने का काम करता है। एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करता है कि हमारे एरिया में कुछ जो है वायरस घुस गया, उसको मारना है, तो अकेले नहीं मार पाता है। इसको मारने के लिए किसका मदद लेता है, लिम्फोसाइट चचा का मदद लेता है, टी सेल का, और बोलता है चचा कोई हमारे एरिया में घुस गया, उसको मारना है। तब फिर लिम्फोसाइट चचा भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और पूरे वायरस को क्या करता है, मारकर खत्म कर देता है। तो हमारे जो बीमारी से बचाता है वो है लिम्फोसाइट चचा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी जो है मोनोसाइट के पास आता है, एंटीबॉडी जो है मोनोसाइट के पास आता है और बोलता है मोनोसाइट, मोनोसाइट ए चचा हम बीमारी को मार दिए से चलिए खाइए, ठीक है। बीमारी को खाने वाला भी तो चाहिए ना, अगर नहीं खाएगा तो ब्लड में क्या होगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, मरी हुई बीमारियों को, यानी जो बीमारी होता है उसको मारने का काम करता है, यानी जो डेड सेल होते हैं उसको खाने का काम करता है मोनोसाइट। इस तरीके से था एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसका काम है कि रक्षा करना, ठीक है, लेकिन लिम्फोसाइट का मेन काम है यही सबको मारता है, दोनों मिलके। अब मोनोसाइट क्या करता है, जो मर जाता है उसको खाने का काम करता है, ठीक है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी जब केंद्रक पाया जाता है तो हम इससे जो है हमारा डीएनए आरएनए चेक हो सकता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिए ये आरबीसी क्या है, आरबीसी जो है हमें क्या दिया, आरबीसी हमें चुस्त दिया एकदम, है ना। आरबीसी हमें क्या किया, चुस्ती दिया, एक्टिवनेस दिया। डब्ल्यूबीसी क्या किया, हमें बीमारी से बचाया। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स, जिसका बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट है, जिसको हिंदी में डिम्बाणु भी कहते हैं। अगर इसके आकार की बात करें तो आकार जो होता है उत्तल लेंस की जैसा होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके आकार का होता है, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरीके का। इसका जो आकार होता है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। केंद्रक जो है न्यूक्लियस इसमें भी नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं होता इससे भी डीएनए और आरएनए चेक नहीं किया जा सकता है। और ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। देखते होंगे प्लेटलेट जो है जिसके अंदर में, जिस व्यक्ति के अंदर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा है तो ससुरा जल्दी थकता नहीं है। और जिसके अंदर में प्लेटलेट्स की कमी होता है तो हमेशा थका हुआ मुरझाया हुआ रहता है। लेकिन जिसके अंदर में 2 लाख से ज्यादा है ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या, वो जल्दी थकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंगू बीमारी की, ठीक है। जब डेंगू हो जाता है तो डेंगू जो है, डेंगू को ठीक किया जा सकता है। डेंगू में क्या होता है ना, प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है। प्लेटलेट जो होता है वो गिर करके 20,000 30,000 के आसपास में आ जाता है ना। प्लेटलेट जो होता है डेंगू में काफी डाउनफॉल हो जाता है, 20,000 30,000 40,000 के आसपास में आ जाता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो पेशेंट का जो है क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, फिर उसे फाइनली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और अगर लापरवाही किया तो उसकी जान भी जा सकती है। क्यों, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या काफी गिर जाता है, और जब प्लेटलेट्स गिर जाएगा तो आपका शरीर जो है चलने भूलने के लायक नहीं रहेगा, बिल्कुल सुस्तीपन आ जाएगा। तो डेंगू में क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स बढ़ाना चाहिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाना चाहिए। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या होता है, गिलोय खाना चाहिए, एलोवेरा जूस पीना चाहिए, गोट मिल्क पीना चाहिए। बकरी का जो दूध होता है ना, प्लेटलेट्स बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया तरीका है। बकरी